मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्वान साथियों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम जिस प्रकरण को पढ़ रहे हैं, जिस बिंदु को पढ़ रहे हैं, वह बिंदु कौन सा आपका संधि है। कौन सा है? संधि है। हम संधि को पढ़ रहे थे और हमने देखा था संधि कहते किसे हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या कंडीशन होती है, उस पर हम चर्चा कर चुके थे। और जो भी आप नए अगर जोड़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थीगण नए जोड़ रहे हैं, वो जा करके पूर्व की क्लास को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पूर्व की क्लास को देखेंगे नहीं, आगे की क्लास बेहतरीन समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि बेहतरीन करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और जो पूर्व की क्लास है 45 मिनट की 2 क्लासें हैं संधि से संबंधित, उसे जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? वहां पे क्योंकि हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा कर दिया है, संधि किसे कहती है इसके बारे में भी चर्चा कर दिया, संधि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी चर्चा कर दिया है। ठीक है ना? और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाज स्वर संधि ना। उसके बाद हमने जो है आपके वृद्ध स्वर संधि पे चर्चा करना था। ठीक है ना? इसके पहले हमने पूर्व की क्लास में आपके दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि संबंधित हमने चर्चा परिचर्चा कर दी है। मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, उस किस पे चर्चा करने वाले हैं? यानी कि पहले देख लीजिए संधि कहते किसे हैं, या फिर जो नए विद्यार्थीगण जुड़े होंगे वो समझ लें। जब स्वर से स्वर का योग होगा, जब स्वर से स्वर का योग होगा, क्या होगा? स्वर का योग होगा, तो हमें कौन संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। कौन संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। ठीक है ना? आपके कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आपके कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना? यानी कि जब स्वर से स्वर का योग होगा तो कौन संधि प्राप्त होगी? आपकी स्वर संधि प्राप्त होगी। और उसके बाद जब देखिएगा, उसके बाद जब स्वर से क्या होगा? व्यंजन का योग होगा। स्वर से किसका योग होगा? व्यंजन का। या फिर व्यंजन का व्यंजन से योग हो, व्यंजन का व्यंजन से योग हो। ठीक ना? रुक जाए एक मिनट। या व्यंजन का स्वर से योग हो, किससे हो? स्वर से योग हो। ठीक है ना? उसके बाद या फिर व्यंजन का व्यंजन से योग हो। क्या हो? व्यंजन का व्यंजन से योग हो, तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी? कौन सी संधि प्राप्त होगी? यानी कि इन तीनों कंडीशनों में हमें व्यंजन संधि प्राप्त होगी। कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। ठीक ना? कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। यानी कि स्वर से स्वर का अगर योग होगा तो हमें स्वर संधि प्राप्त होगी। ठीक है? और 11 स्वर है, इसी के आपस में मिलाव को, इसी के आपस में जो तालमेल होता है, उसी को हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है? जब स्वर से व्यंजन का योग होगा, व्यंजन का स्वर से योग होगा, या व्यंजन का व्यंजन से योग होगा, तो हमें व्यंजन संधि प्राप्त होगी। कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। और उसके बाद अगर हमें विसर्ग से स्वर का योग हो, या विसर्ग से क्या हो? विसर्ग से व्यंजन का योग हो। ठीक है ना? यानी कि विसर्ग से स्वर का योग हो या विसर्ग से व्यंजन का योग हो, तो हमें कौन संधि प्राप्त होगी? विसर्ग संधि प्राप्त होगी। कौन संधि प्राप्त होगी? विसर्ग संधि प्राप्त होगी। यानी कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। क्या होता है भैया? संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, यानी कि गुरु और लघु, 2 1 3। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सी संधि होती है वह आपके सामने, आपके समक्ष आ चुकी है। यानी कि स्वर संधि आपकी होती है, व्यंजन संधि होती है। पहली संधि कौन सी आती है? स्वर संधि आती है। स्वर संधि आती है। ठीक ना? और दूसरी आपकी संधि आती है व्यंजन संधि आती है। कौन संधि आती है? व्यंजन संधि आती है। कौन सी आती है? व्यंजन संधि आती है। और तीसरी आपकी आती है विसर्ग संधि आती है। क्या आती है? विसर्ग संधि आती है। यानी कि इन 3 संधियों को हमको पढ़ना है। और इसमें जो पहली संधि आपकी है जिसपे मैं चर्चा कर रहा हूं, वह संधि है स्वर संधि। वह कौन संधि है? स्वर संधि है। और इस स्वर संधि पे मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। यानी कि जब स्वर से स्वर का योग कराया जाएगा, स्वर से जब स्वर का योग कराया जाएगा, वहां स्वर संधि प्राप्त होगी। कौन संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। ठीक है ना? और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उसे हम देखने का प्रयास करते हैं।
इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, यानी कि जब स्वर से स्वर का योग होगा, किसका, स्वर से स्वर का योग होगा, तो हमें कौन संधि प्राप्त होगी, स्वर संधि प्राप्त होगी। कौन सी, स्वर संधि प्राप्त होगी। कौन संधि प्राप्त होगी, स्वर संधि प्राप्त होगी। यानी कि 11 स्वर आपके होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यही आपके 11 स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके 11 स्वर होते हैं। अब जब ह्रस्व दीर्घा के आपस में योग कराया जाएगा, ह्रस्वी दीर्घी की आपस में योग कराया जाएगा, ह्रस्व दीर्घु का आपस में योग कराया जाएगा, यानी कि जब सजाती स्वरों का आपस में योग कराया जाएगा तो हमें दीर्घ आ प्राप्त होगा। क्या होगा, दीर्घा प्राप्त होगा। और इधर दीर्घ ई प्राप्त होगी, और उसके बाद इधर दीर्घ उ प्राप्त होगा। और इधर देखिएगा, संस्कृत में दीर्घ री चलता है, हिंदी में दीर्घ री नहीं चलता है। यानी कि जब री री से योग कराया जाएगा, री री से योग कराया जाएगा तो हमें दीर्घ री प्राप्त होगी। क्या होगी, दीर्घ री प्राप्त होगी। यही जो दीर्घ री प्राप्त होती है, दीर्घा प्राप्त होता है, दीर्घ उ प्राप्त होता है, दीर्घ ई प्राप्त होती है, इन्हीं चारों कंडीशनों को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। जो पहली आपकी संधि निकल के आती है वह होती है दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक ना। उसके बाद दूसरी संधि कौन सी आपके आती है, यानी कि अब आ का योग ई से कराया जाएगा। यानी कि ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आए, और उसके बाद ई का योग कराया जाएगा। यानी कि ई का योग कराएगा ह्रस्व आ का दीर्घा से, ह्रस्वी से। ठीक है, ह्रस्व आ का दीर्घी से, और दीर्घा का ह्रस्वी से, और दीर्घा का दीर्घी से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें ए प्राप्त होगा। उसके बाद जो आपका ए प्राप्त होता है, उसके बाद दूसरा नियम चलता है कि यदि ह्रस्व और दीर्घा के बाद, ह्रस्व दीर्घा के बाद उ से योग कराया जाएगा। किससे कराया जाएगा, उ से योग कराया जाएगा। यानी कि ह्रस्व के बाद क्या है, ह्रस्व आए, दीर्घा के बाद क्या है, दीर्घ आए, या फिर कह सकते हैं ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए, आपका दीर्घ आ जाए। ठीक ना। और उसके बाद अगर दीर्घा के बाद क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ओ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें ओ प्राप्त होता है। क्या होता है, ओ प्राप्त होता है। उसके बाद अगला आता है नियम जो है, यदि ह्रस्व आ के बाद या दीर्घा के बाद री का योग कराया जाए, ह्रस्व या दीर्घा के बाद हमें क्या, किसका योग कराया जाए, री का योग कराया जाए। यानी ह्रस्व का री से, दीर्घा का री से हमें अर प्राप्त होता है। क्या होता है, अर प्राप्त होता है। यानी कि ए ओ अर, ए ओ अर किस संधि का नियम है, यानी कि ए ओ अर किस संधि का नियम है, यह गुण स्वर संधि का नियम है। किसका है, गुण स्वर संधि का नियम है। किसका है, गुण स्वर संधि का नियम है। यानी कि यह आपकी दूसरी संधि थी। पहली संधि आपकी पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी संधि हम गुण स्वर संधि को पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना, गुण स्वर संधि को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयाद स्वर संधि। ठीक है ना, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक। अब इधर देखिएगा, अगला पेज, यानी 5 प्रकार के होते हैं। तो हम 2 प्रकार को अच्छे से देख चुके हैं, 2 प्रकार को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे प्रकार पे चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कौन कौन से प्रकार देखे हैं, आपके दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं, गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं, और आपके आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, आप आज का जो बिंदु होने जा रहा है, संधि का होने जा रहा है। और संधि में स्वर संधि का जो तीसरा भेद होता है, वृद्ध स्वर संधि। तीसरा भेद होता है वृद्ध स्वर संधि। यानी कि जब स्वर से स्वर का योग होगा, स्वर से स्वर का योग होगा, तो हमें कौन संधि प्राप्त होती है, स्वर संधि प्राप्त होती है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं,
5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं ना। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे हम देखने का प्रयास किए हैं। अभी वृद्ध स्वर संधि पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सॉरी, आप दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं, गुड़ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। वृद्ध स्वर संधि को हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आपका यण स्वर संधि आएगा, उसके बाद आपका आयात स्वर संधि आएगा। तो आज का बिंदु होगा आपका वृद्ध स्वर संधि। क्या होगा? वृद्ध स्वर संधि होगा। थोड़ा इधर देख लीजिएगा कैसे होगा, ठीक है। स्वर पहले लिख लेते हैं। ह्रस्व, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 आपके स्वर हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ये आपके 11 स्वर हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं 11 स्वर में आपका जो संधि पढ़ना है, वृद्ध स्वर संधि पढ़ना। क्या पढ़ना है? वृद्ध स्वर संधि। कौन संधि पढ़ना है? वृद्ध स्वर संधि पढ़ना है, ठीक है। अब वृद्ध स्वर संधि कहते किसे हैं, ठीक है, इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यदि ह्रस्व का योग कराया तो हमने दीर्घा प्राप्त किया। ई का योग कराया हमने दीर्घी प्राप्त किया। उ का योग कराया हमने दीर्घु प्राप्त किया। री का योग कराया हमने दीर्घ री प्राप्त किया। क्या किया? दीर्घ री प्राप्त किया। उसके बाद उ का योग हमने ई से कराया, हमने ए प्राप्त किया। अब उसके बाद फिर आ का योग हमने किससे कराया? उ से कराया, हमने दीर्घ। फिर से सुनिएगा, ह्रस्व दीर्घा का योग हमने किससे कराया? ई से कराया तो हमने ए प्राप्त किया। और उसके बाद ह्रस्व दीर्घा का योग हमने उ से कराया तो हमने ओ प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ओ प्राप्त किया। उसके बाद ह्रस्व दीर्घा का योग हमने री से कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? अर प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ? अर प्राप्त हुआ। वह गुण स्वर संधि का नियम था। और उसके बाद देखिएगा, अब हम इन दोनों का योग किससे कराएंगे? इन दोनों का योग इन दोनों से कराएंगे और इन दोनों से कराएंगे, ठीक है ना। यानी कि आ का योग ए ऐसे कराएंगे, आ का योग ओ औ से कराएंगे, और हमें जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे? वृद्ध स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्ध स्वर संधि कहेंगे। यानी कि यहाँ समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। जैसे हमने कहा ह्रस्व के बाद क्या है? दीर्घा है। क्या है? दीर्घा है। और उसके बाद क्या योग करे? ए ऐ योग करे। क्या करे? ए ऐ योग करे। यानी कि ह्रस्व के बाद क्या आ जाए भैया? ए आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऐ प्राप्त होगा। क्या? हमें बाद वाला प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें बाद वाला प्राप्त होगा। अब ह्रस्व आ के बाद हमें क्या आ जाए? ए आ जाए, ठीक है ना। ऐ आ जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऐ ही प्राप्त होगा। इधर देखिएगा, दीर्घा के बाद हमें क्या आ जाए? दीर्घा के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाए? ए आ जाए, तब भी हमें ऐ ही प्राप्त होगा। अब दीर्घ आ के बाद हमें क्या आ जाए? ऐ आ जाए, तब भी हमें ऐ ही प्राप्त होगा। क्या होगा? ऐ ही प्राप्त होगा। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें क्या कंडीशन आएगी? ऐ की कंडीशन आएगी। किसकी कंडीशन आएगी? ऐ की कंडीशन आएगी, ठीक है ना। यानी कि ह्रस्व दीर्घा के बाद यदि ए ऐ का योग होता है, ए ऐ का योग होता है तो हमें ऐ प्राप्त होगा। क्या होगा? ऐ प्राप्त होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हमने कहा एक एक, हमने कह दिया 1+1, 1+1। तो इधर देखिएगा 1+1 हमने कह दिया। यहाँ पे देखिएगा, जब का को हम स्वर रहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ह्रस्व। हमने कहा था 2 पदों में संधि होती है। कितने पदों में होती है? 2 पदों में संधि होती है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और पर पद के पहले वर्ण में संधि होती है, ठीक ना। इधर देखिएगा, एक में से आपका ए निकल जाएगा और का को लास्ट में रख दीजिए, ठीक है ना। इतनी कंडीशन हो गई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप देखिएगा ह्रस्व के बाद क्या आ रहा है? ह्रस्व के बाद क्या आ रहा है? आपका ए आ रहा है। ह्रस्व के बाद क्या आ रहा है? आपका ए आ रहा है। यानी कि उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? ऐ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऐ प्राप्त होगा। यानी कि इन दोनों को मिला देने से, इन दोनों को मिला देने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऐ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? ऐ प्राप्त हो जाएगा। प्लस इधर का आप रख दीजिएगा, प्लस इधर एक का स्वर रहित रखिएगा।
ठीक है ना। अब आप जान रहे हैं ए की मात्रा या आई की मात्रा क्या होती है। आई की मात्रा पहले देखिए क्या होती है या ए की मात्रा क्या होती है। ठीक ना। आप ए की मात्रा जब देखेंगे तो ये आपकी ए की मात्रा है और ये आपकी क्या है, आई की मात्रा है। और हमेशा मात्राओं का ही प्रयोग होगा, हमेशा क्या होगा, मात्राओं का ही प्रयोग होगा। यानी कि ए आई की मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक है ना। और हमेशा मात्राओं का ही प्रयोग होगा, इसीलिए जो का आपका स्वर रहित है, क्या है, का आपका स्वर रहित है और इसकी मात्रा का में आपकी लग जाएगी। यानी कि किसकी मात्रा, आई की मात्रा। किसकी मात्रा, आई की मात्रा किस में लग जाएगी, आपके का में लग जाएगी। जब का में आई की मात्रा लगेगी ये क्या हो जाएगा, इस तरीके आपका हो जाएगा। उसके बाद काला के चिपका दीजिए, क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। और पूछेगा एकाएक में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब होना चाहिए वृद्धि स्वर संधि है। एकाएक में कौन संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम है। ठीक है ना, नियम नंबर फर्स्ट, ये नियम नंबर फर्स्ट है। उसके बाद देखिएगा एक और देख लीजिएगा, जैसे आप कहते हैं मत प्लस एक, मतैक जो होता है, मत प्लस एक मतैक होता है। ठीक है ना। इसे देखिएगा, अब यहाँ पे जब ता को स्वर रहित करेंगे यानी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में संधि होती है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहला वर्ण जब दोनों को मिला करके योग कराया जाता है और योग करने के बाद क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब इधर देखिएगा आपका आ जाएगा ह्रस्व आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। ठीक है ना, आय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। ठीक है। अब इधर देखिएगा ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा है, ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा है, आय आ रहा है। ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा है, आय आ रहा है। ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला करके हमें क्या प्राप्त होगा, आय ही प्राप्त होगा, यानी बड़ा वाला भाई ही प्राप्त होगा। इन दोनों में सदैव क्या प्राप्त होगा, हमें बड़ा वाला भाई ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बड़ा वाला भाई ही प्राप्त होगा। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को जब आपस में जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आय ही प्राप्त होगा। ए नहीं प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा। और इसके बाद इधर जो पद है आप पद को पूरा रख दीजिए, पद को क्या करिए, पूरा रख दीजिए। और हमने आपसे बताया है जब पहला यानी कि पूर्व पद का अंतिम और स्वर रहित होता है, उसके बाद वाला जो भी स्वर आएगा, उसके बाद वाला जो भी स्वर आएगा उसकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। किसमें लगेगी, जो पूर्व पद का अंतिम और स्वर रहित है। ठीक है ना। और हमने आपसे बताया है कि आई की मात्रा क्या है, दो चोटी, क्या है, दो चोटी वाला आई की मात्रा है। ए की मात्रा एक चोटी वाले होते हैं, तो यहाँ दो चोटी वाली मात्रा लगेगी। कितनी लगेगी, दो चोटी वाली मात्रा आएगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे रख लीजिएगा। ठीक ना, ऐसे रख लीजिएगा। और उसके बाद इधर देखिए दो चोटी वाली जब ताश और रही तो दो चोटी वाली मात्रा यहाँ भाग जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका, मतैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतैक हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लो बाबू। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, अगले पेज पे देखिएगा, या फिर यहीं बता दे रहे हैं आप लोग को, हटा दीजिए इसे कुछ क्षण के लिए। इसे मैं हटा दे रहा हूं, यहीं समझते हैं, बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। जैसे हमने एक शब्द लिया तथा प्लस एव, सदा प्लस एव, ठीक है ना, तथा प्लस एव। ठीक है। उसके बाद अगला शब्द ले लिया सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ठीक ना, तथा प्लस एव, सदा प्लस एव। यहां समझिएगा बात को। अब इधर देखिएगा, जब आप ता को स्वर, यहाँ था को स्वर रहित करेंगे, जब इस था को स्वर रहित करेंगे आपके सामने दीर्घ आएगा। क्या आएगा, दीर्घ आएगा। उसके बाद आपके सामने क्या आ जाएगा, एव आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और खंडित करना होता है और खंडित कर लीजिएगा। इधर देखिएगा था को स्वर रहित करेंगे, दीर्घ आ जाएगा। इधर देखिएगा आपका ए आ जाएगा। ठीक है, वह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद वह आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दीर्घ आ के बाद क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा,
ए योग कर रहा है। कौन सा योग कर रहा? ए योग कर रहा है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। यानी कि इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। प्लस इधर वा रख लीजिएगा, प्लस इधर था को स्वर रहित रख लीजिएगा, ठीक है ना। और हमने बताया है हमेशा क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। हमेशा क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी? जो इधर आएगा आपका पद, और ये देखिएगा जो आपका स्वर रहित होगा उसमें इसकी मात्रा लगेगी। यानी आय की मात्रा ये दो चोटी वाली होती है, ठीक है ना। आय की मात्रा दो चोटी वाली होती है, तो आय की मात्रा दो चोटी वाली यहाँ पे रख दीजिएगा, इधर वा रख दीजिएगा, इधर देखिएगा इसको स्वर रहित रख दीजिएगा। उसके बाद तीनों पदों को जब आप मिलाएंगे तो हमें कौन सा पद प्राप्त होगा? तथ्यो प्राप्त होगा। क्या होगा? तथ्यो प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? तथ्यो, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा? तथ्यो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इधर इसके बाद देखिएगा, इसका देखिएगा, इसका समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखिएगा, जब इधर देखिएगा आप दा को स्वर रहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? दीर्घा। क्या प्राप्त हो जाएगा? दीर्घा। इधर आपका आ जाएगा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, प्लस वह आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वह आ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा दीर्घा के बाद क्या आ रहा है? दीर्घा के बाद क्या आ रहा है आपका? इधर दीर्घा के बाद क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा। दीर्घा के बाद क्या योग कर रहा है? ए योग कर रहा है। अब दोनों को मिलाने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आय प्राप्त हो जाएगा। दोनों को मिलाने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आय प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को मिलाने से हमें आय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखिएगा दा आपका क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। हमने कहा था पूर्व पद का अंतिम मोड़ क्या होगा? स्वर रहित होगा। क्या होगा? स्वर रहित होगा। और जब पूर्व पद का अंतिम मोड़ स्वर रहित होगा, क्या होगा? पूर्व पद का अंतिम मोड़ जब स्वर रहित होगा तो जो आपके स्वर आते होंगे, यानी कि जो आय आ रहा है आपका, क्या आ रहा? आय आ रहा, उसकी क्या लग जाएगी? जो स्वर रहित पूर्व पद में अंतिम मोड़ होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। तो यानी कि इसकी मात्रा लगेगी तो आप इसको स्वर रहित दा को करिएगा, इधर प्लस आपका दो मात्रा आ जाएगी, प्लस इधर वो आ जाएगा। अब इन तीनों कंडीशन को आप जोड़ देंगे। इन तीनों कंडीशन को क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा, ठीक है ना। तथैव सदैव किसका एग्जाम्पल है? ठीक है ना। विरुद्ध स्वर संधि के पहले नियम का एग्जाम्पल है। यानी कि ह्रस्व दीर्घा के बाद यदि ए आय का योग होता है तो हमें आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। जैसे तथैव हो गया, सदैव हो गया, एकैक हो गया, मतैक हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? विरुद्ध स्वर संधि के पहले नियम के एग्जाम्पल है। उम्मीद इतनी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सेशन का भरपूर मजा उठाइएगा आप लोग, ठीक है। और शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए ना। आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए अगले पेज पे देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, हटा दीजिए, क्या करना है। उम्मीद है शॉर्ट स्क्रीन आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा बात को। और हमने कहा था आपसे कि ह्रस्व दीर्घा के योग हमने किससे करवाया है भैया? ए आई से करवाया है। किससे करवाया है? ए आई से करवाया है। अब ह्रस्व दीर्घा के योग किससे करवाना है? ह्रस्व दीर्घा के योग किससे करवाना है? अब ओ औ से करवाना है। किससे करवाना है? ओ औ से करवाना है, ठीक है। यानी कि ह्रस्व दीर्घा के बाद, ह्रस्व दीर्घा के बाद क्या है? ओ औ आए। ह्रस्व दीर्घा के बाद क्या है? ओ औ आए। तो वहां कौन सी संधि हमें प्राप्त होगी? वृद्ध स्वर संधि प्राप्त होगी। और हमें क्या प्राप्त होगा? औ प्राप्त होगा। लास्ट वाला बड़ा वाला भाई क्या प्राप्त होगा? औ प्राप्त होगा। यानी कि ह्रस्व के बाद किसका योग हो? ओ से योग हो। उसके बाद ह्रस्व के बाद किसका योग हो? औ से योग हो। दीर्घा का योग किससे हो? ओ से हो। दीर्घा का योग किससे हो? औ से हो। किससे हो? औ से हो। तो हमें बड़ा वाला भाई प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें बड़ा वाला भाई प्राप्त होगा। यानी कि बड़ा वाला भाई कौन सा प्राप्त होगा? हमें अ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें अ प्राप्त होगा। और अ की मात्रा क्या होती है? जैसे आपकी ओ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा क्या होती है? ये ओ की मात्रा होती है। और उसके बाद अ की मात्रा क्या होगी?
उसे भी देखते हैं, तो यानी कि अव की मात्रा ये आपकी अव की मात्रा होगी। तो यहाँ पे अव की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अव की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? अव की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे और अच्छे तरीके करेंगे। यानी कि ह्रस्व आ के बाद क्या है आपका? ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए आपका? ओ आ जाए, और ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए आपका? अ आ जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अ ही प्राप्त होगा। यानी ह्रस्व आ के बाद अगर ओ आता है तो हमें अ प्राप्त होगा। ह्रस्व आ के बाद अगर अ आता है तो हमें अ प्राप्त होगा। दीर्घा के बाद अगर ओ आता है तो हमें अ प्राप्त होगा। और दीर्घा के बाद यदि अ आता है तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? अ ही प्राप्त होगा। और अ की मात्रा का प्रयोग करना है। किसकी मात्रा का प्रयोग करना है? अ की मात्रा का प्रयोग करना है। उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना? इधर जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा आपको, बात को समझिएगा। जैसे हमने कहा वनौषधि, वनौषधि एक शब्द ले लिया वनौषधि, या वन प्लस औषध कर लीजिए, बनाने में आसानी होगी। वन प्लस औषधि, वन प्लस औषध, वनौषधि। ठीक है ना? और दूसरा हमने शब्द ले लिया आपका, ठीक है ना, महा प्लस ओज, महोज। महा प्लस ओज क्या हो जाएगा? महोज हो जाएगा। महा प्लस ओज क्या हो जाएगा? महोज हो जाएगा। यहाँ बात को समझिएगा। अब इधर देखिएगा, जब वन को ना को आप स्वर रहित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ह्रस्व। हमने पहले ही बताया था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का या उत्तर पद के पहले वर्ण में क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग होगा। योग होने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। इधर देखिएगा आपका आ जाएगा अव। क्या आ जाएगा? अव आ जाएगा। इधर आपका सधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सधि आ जाएगा। ठीक है ना? अब इधर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा है? अव आ रहा है। ह्रस्व आ के बाद क्या योग कर रहा है? अयोग कर रहा है। ह्रस्व आ के बाद क्या योग कर रहा है? अवयोग कर रहा। क्या कर रहा? अवयोग कर रहा है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? अव ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अव ही प्राप्त होगा। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद हमें अव प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव प्राप्त हो जाएगा। प्लस इधर सधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सधि हो जाएगा। प्लस इधर क्या हो जाएगा? वन नास्वर रहित हो जाएगा। और हमने कहा था अव की क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। अव की क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। यानी कि अव की मात्रा क्या होती है? आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आपकी अव की मात्रा हो गई, ये आपकी सदी हो गई है। ठीक है ना? ये आपकी ए हो गया है। ठीक है। अब इन तीनों को आपस में अगर ऐड कर देंगे, इन तीनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा? वन औषधि प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वन औषधि प्राप्त होगा। जो वन औषधि किसका है? वृद्धि स्वर संधि का नियम है, एग्जाम्पल है। और किस नियम पे है? ह्रस्व आ दीर्घा के बाद यदि ओ अव आता है तो हमें अव प्राप्त होता है, यानी कि वन प्लस औषध हो जाता है। क्या हो जाता है? वन प्लस औषध हो जाता है। उम्मीद इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब महा प्लस ओज जो होता है क्या हो जाता है? महोज हो जाता है। क्या हो जाता है? महोज हो जाता है। इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। अब इधर देखिएगा, जब महा में से आपको हास और रहित करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। इधर आपका आ जाएगा ओ। क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपका? जा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जा आ जाएगा। अब हम देखते हैं, यानी कि दीर्घा के बाद क्या आ रहा है आपका? ओ आ रहा। दीर्घा यानी कि दीर्घा के बाद क्या आ रहा है आपका? ओ आ रहा। क्या आ रहा? ओ योग कर रहा था। हमें क्या प्राप्त होगा? अव ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अव ही प्राप्त होगा। उम्मीद इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने मित्र के पास। ठीक है ना? बेहतरीन तरीके से शेयर करिएगा। ठीक है। अब इधर देखिएगा, यानी कि दीर्घा के बाद क्या आ रहा? ओ आ रहा है। और दीर्घा के बाद यदि ओ आ रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें अव प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बड़ा वाला भाई प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अव प्राप्त हो जाएगा। प्लस इधर जा आ जाएगा। प्लस आपका इधर हास और रहित आ जाएगा। ठीक है ना? और हमने कहा था जो आपका अव आएगा उसकी क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। इसकी क्या लगेगी आपको? मात्रा लगेगी। और प्लस इधर जा कर दीजिएगा। प्लस इधर महा में से हास और रहित कर दीजिएगा। अब इन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे, इन तीनों को आप अगर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा महोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोज हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे अच्छे तरीके से तो आपका हो जाएगा महोज। क्या हो जाएगा? महोज हो जाएगा। ठीक है ना?
उम्मीद आप लोग को बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, महोज्य हो जाएगा। यानी कि महोज्य में कौन सी संधि है? वृद्ध स्वर संधि है, और वृद्ध स्वर संधि के दूसरे नियम पे फिट बैठ रहा, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोग को वृद्ध स्वर संधि अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिएगा। फिर हम इसके बाद अगली संधि हम इयर्ण स्वर संधि पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसको? इयर्ण स्वर संधि पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इयर्ण स्वर संधि को हम समझने का प्रयास करेंगे, कैसा होता है, क्यों होता है, किन कंडीशन में होता है। ठीक है ना, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इयर्ण स्वर संधि। कौन सी संधि देखेंगे? इयर्ण स्वर संधि। इयर्ण स्वर संधि क्या देखेंगे? इयर्ण स्वर संधि। ठीक है ना। अब इयर्ण स्वर संधि में देखिएगा, अब इधर देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है ना। पहला नियम जो आपका चलेगा इयर्ण स्वर संधि में, क्योंकि स्वर का स्वर से ही योग होगा तभी हमें संधि प्राप्त होगी। कौन सी? स्वर संधि। कौन सी संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। तो जो पहला आपका नियम होगा इयर्ण स्वर संधि का, कौन सा नियम होगा? पहला आपका नियम होगा, उसे हम समझेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके, यानी कि नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, नियम नंबर फर्स्ट। अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आता है यदि ह्रस्व दीर्घी के बाद, यदि ह्रस्व दीर्घी के बाद कोई भी असमान स्वर योग करता है, असमान का मतलब भिन्न स्वर, वही नहीं आना चाहिए ना। ह्रस्व दीर्घी के बाद कोई भी भिन्न स्वर योग करता है तो ह्रस्व दीर्घी किस में परिवर्तन हो जाती? या में परिवर्तन हो जाती। थोड़ा इधर समझिएगा, आपके पास 11 स्वर होते हैं, ह्रस्वा, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु। ठीक ना। उसके बाद री आपका आता है, क्या आता है? री आता है, ए आते हैं, उसके बाद अ आता है, क्या आता है? अ आता है। उसके बाद आपका ओ आता है, उसके बाद आपका औ आता है, क्या आता है? औ आता है। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर देखिए, हमने इसका इसका योग कराया था, इसका आपस में योग कराया था, हमें दीर्घ प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? दीर्घ प्राप्त हुआ था। अब इधर देखिएगा, हम इंडिविजुअल इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। यानी कि ह्रस्व दीर्घ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगे। किस में परिवर्तन हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगे। यदि ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भी असमान स्वर या भिन्न स्वर आता है, ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएगा? वा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा? वा में परिवर्तन हो जाएगा। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री किस में परिवर्तन हो जाता है? रा में परिवर्तन हो जाता है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? इयर्ण स्वर संधि कहते हैं। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? इयर्ण स्वर संधि कहते हैं। और उसका जो पहला नियम, हम पहले इसको देखने का प्रयास करेंगे। प्रथम नियम ए होगा, द्वितीय ए होगा, तृतीय नियम ए होगा। हम इसे अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसे समझते हैं। ठीक है ना। इधर देखिएगा, हमने कहा यदि यदि ह्रस्व दीर्घ के बाद, यदि ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई असमान स्वर या भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आता है तो, कोई भिन्न स्वर आता है तो, कोई भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगी। किस में परिवर्तन हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी? या में परिवर्तन हो जाएंगी। और जो भिन्न स्वर आएगा उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। जैसे हमने कहा भिन्न स्वर में मान लीजिए कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, यानी कि ह्रस्व दीर्घ को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर योग कर सकता है। यानी कि भिन्न स्वर का मतलब ह्रस्व भी योग कर सकता है, दीर्घा भी योग कर सकता है। ठीक है ना। ई को छोड़ करके ऊ भी योग कर सकता है, दीर्घ ऊ भी योग कर सकता है, ए भी योग कर सकता है। ठीक है ना। री भी योग कर सकता है, ए भी योग कर सकता है, ऐ भी योग कर सकता है,
ओ भी योग कर सकता है और औ भी योग कर सकता है। यानी कि ह्रस्व दीर्घ को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर योग करता है तो ई किस्में या में परिवर्तन हो जाती हैं। और जो असमान स्वर क्या है, जो असमान स्वर योग करेगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। जैसे कल्पना करिएगा आप लोग, ठीक ना, हमें ह्रस्व दीर्घ किसमें परिवर्तन हो गया, या में परिवर्तन हो गया। उसके बाद जो भिन्न स्वर हमें योग कर लिया, कौन सा, उ, क्या कर लिया, दीर्घ उ योग कर लिया। अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यू प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, यू प्राप्त हो जाता है। यानी कि दो स्वर को छोड़ करके 9 स्वर कोई भी ये जो समझ छाप के रखे हुए हैं, कोई भी योग करता है तो उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। अगर दीर्घा योग करेगा दीर्घा की मात्रा लग जाएगी, ह्रस्व दीर्घु योग करेगा दीर्घु की मात्रा लग जाएगी, री योग करेगा री की, ए ऐ ओ, कोई भी स्वर योग करेगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। जैसे आपके समझ यू रखा हुआ है, ठीक है ना। मेरी बात को उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। आप इस नियम पे चलते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका अति प्लस अधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक होता है, ठीक है, यद्यपि होता है, ठीक है। जैसे अत्यधिक होता, अति प्लस अधिक होता है, क्या होता है, अति प्लस अधिक होता है, क्या होता है, अति प्लस अधिक होता है। यद्यपि यदि प्लस अपि होता है, क्या होता है, यदि प्लस क्या होगा, अपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपि होता है, क्या होता है, अपि होता है, ठीक है ना। यद्यपि क्या होता है, यदि प्लस अपि होता है। अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे अब देखिएगा आप, जब आप यहां से ता को स्वर रहित करेंगे तो आपको ह्रस्वी सामने आएगी, क्या आएगी, ह्रस्वी सामने आएगी। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, आपको ह्रस्व आ जाएगा प्लस धिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धिक आ जाएगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हमने कहा है यदि ह्रस्व दीर्घी के बाद कोई भी भिन्न स्वर या असमान स्वर आता है तो ह्रस्व दीर्घी किसमें परिवर्तन हो जाती है, या में परिवर्तन हो जाती है। किसमें परिवर्तन हो जाती है, या में। यानी कि ह्रस्व किसमें परिवर्तन हो जाएगा भैया, या में परिवर्तन हो जाएगा। प्लस हमने कहा तो जो भिन्न स्वर आएगी उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। आपका भिन्न स्वर क्या आ रहा, ह्रस्व आ रहा, क्या आ रहा, ह्रस्व आ रहा। अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमें पूरा या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, या पूरा प्राप्त हो जाएगा। और प्लस इधर देखिएगा, इधर आदत्ता आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, धिक्का आ जाएगा। अब ये हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। यही आपका क्या है भैया, यही आपका है, यही आपका है यण स्वर संधि का पहला नियम है। क्या है, यण स्वर संधि का पहला नियम है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ और ऐड करना चाहिए तो इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए। जैसे कंडीशन बनेगी वैसे कंडीशन आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे यद्यपि हमने कहा यदि प्लस अपि होता है, तो यहाँ देखिएगा जब आप दा को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ ह्रस्व ई आएगी, क्या आएगी, ह्रस्व ई आएगी। उसके बाद इधर देखिएगा ह्रस्व आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा पी आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, हमने आपसे बताया ही है कि यदि ह्रस्व की दीर्घ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाती है, या में परिवर्तन हो जाती हैं। यानी ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाएंगी, या में परिवर्तन हो जाएंगी। किस में परिवर्तन हो जाएंगी, या में परिवर्तन हो जाएंगी। इधर ह्रस्व आ जाएगा, इधर आपका ए आ जाएगा, ठीक है ना। इधर जो पद होंगे पहले वाले पद ऐसे रख दिए जाएंगे। और आप लोग पढ़ते होंगे जिससे दास और रहित होता है, दास और रहित होता है, उसके बाद या आता है तो दोनों को मिला करके हम विद्या वाला दा प्राप्त करते हैं। दोनों को मिला करके क्या करते हैं, हम विद्या वाला दा प्राप्त करते हैं। जैसे कि वर्ण विच्छेद में हमने ऑफलाइन के क्लास में पढ़ा रखा है, वर्ण विच्छेद में ऑफलाइन के क्लास में हमने बहुत बेहतरीन तरीके पढ़ा रखा है, बता भी रखा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को अगर जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, या इनको ही जोड़ दीजिए पहले। इनको अगर जोड़ेंगे तो हमें या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, या। और प्लस इसे वर्ण विच्छेद के माध्यम से करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। प्लस ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसके बाद इधर ध्यान से समझिएगा, अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, विद्या वाला दा प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा, विद्या वाला दा प्राप्त हो जाएगा। प्लस या यहाँ पे था, या रख दीजिएगा, क्या करिए, या यहाँ पे था तो या को रख दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें विद्या वाला दा प्राप्त होगा, या यहाँ पे था या रख दिया जाएगा, प्लस भी। यद्यपि आपका शब्द आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि ये पहला नियम था किसका, यण स्वर संधि का। यदि ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व दीर्घ किस में परिवर्तन हो जाती है,
ठीक है, किस में परिवर्तन हो जाती है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब एक और देखते हैं, इसको हटा करके शॉर्ट स्क्रीन आप लोग बना लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसको हटा करके एक और देखते हैं, जैसे देवी प्लस आगमन होता है। इसको हटा लीजिए 1 मिनट के लिए। क्या होता है? देवी प्लस आगमन होता है। देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन होता है। ठीक है ना, देवी प्लस आगमन होता है। इधर देखिएगा, जब आप देवी में से वा को स्वर रहित करेंगे तो क्या आ जाएगा? दीर्घ ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ ही आ जाएगा। प्लस इधर क्या आ जाएगा? आपका दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? गमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गमन आ जाएगा। अब इधर ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ये ह्रस्व दीर्घ के बाद हमने कहा कोई भी भिन्न स्वर योग करता है तो भिन्न स्वर की क्या आ जाएगी? मात्रा आ जाएगी। और ई किस में परिवर्तन हो जाएगा? या में। अब एक यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, या में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर गमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गमन आ जाएगा, प्लस इधर देवी का वा स्वर रहित आ जाएगा, देव का वार स्वर रहित आ जाएगा। ठीक है ना, और हमने आपसे बताया है तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? या प्राप्त हो जाएगा। प्लस वा स्वर रहित होगा यानी कि आधा होगा, यहाँ पे आधा रख दीजिएगा, प्लस ये दाप एक मात्रा लगा दीजिएगा, प्लस गमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमन हो जाएगा। और ये शब्द क्या बनेगा? देव्यागमन बन जाएगा। देवी प्लस आगमन देव्यागमन बन जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगले नियम पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले नियम पे चलने का प्रयास करते हैं। अगला नियम अब देखिएगा, अगला नियम है क्या? ठीक है, या फिर एक क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा यण स्वर संधि हम पढ़ा रहे हैं, और यण स्वर संधि में जो है अगला नियम आपको पढ़ना है। ठीक है ना, पहला नियम आपका हो चुका है। क्या हो गया? पहला नियम आपका हो चुका है, और पहला नियम आपका कंप्लीट हो गया है। अब यण स्वर संधि का सेकंड नियम और थर्ड नियम आपको पढ़ना है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके अवश्य भेजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय हिंद।